Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawat from Government College अजमेर. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देख रहे थे स्टोर्स लेजर और डिफरेंट मेथड्स फॉर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स इश्यूज. स्टोर्स लेजर में हम जब रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उसमें रिसिप्ट एंट्री में करेंगे, और जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो रॉ मटेरियल मशीन के लिए इशू करते हैं तो इशू में एंट्री करेंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम बैलेंस कहते हैं. तो आज हम देखते हैं स्टोर्स लेजर. स्टोर्स लेजर इज रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट्स, इश्यूज एंड बैलेंस. इसमें दोनों में रखा जाता है, क्वांटिटी में भी और अमाउंट में भी. ऑफ द मटेरियल्स कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट द्वारा स्टोर्स लेजर रखा जाता है, और इस स्टोर्स लेजर में परचेज डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए गुड्स रिसीव नोट और स्टोर डिपार्टमेंट यानी भंडारण विभाग द्वारा भेजे गए मटेरियल रिक्विजिशन नोट और मटेरियल रिटर्न नोट के आधार पर एंट्रीज की जाती है. इसमें प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं, जिसमें सामग्री की रिसिप्ट, इशू और बैलेंस इन सब के विवरण लिखे जाते हैं. तो हम सैंपल देखते हैं स्टोर्स लेजर में क्या क्या एंट्रीज होती है. ये आपके सामने एक सैंपल है स्टोर्स लेजर का. तो देखिए, आप सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड देखिए मटेरियल कोड. बड़ी कंपनीज़ में इतने मटेरियल होते हैं कि उनको और इतने उसमें भी कई वैरायटीज़ होती है, इसलिए हर मटेरियल को एक कोड दे दिया जाता है. उस कोड के आधार पर मटेरियल की पहचान की जाती है. तो जिस मटेरियल की हम स्टोर्स लेजर में एंट्री कर रहे हैं उसका कोड हम यहाँ लिखेंगे. सेकंड है बिन नंबर. बिन आपको बताया था मैंने, जहाँ पर मटेरियल रखा जाता है उसको हम बिन बोलते हैं. तो उसका नंबर लिखेंगे कि किस जगह कौन से बिन पर रखा हुआ है. फिर लिखेंगे मटेरियल डिस्क्रिप्शन. उस मटेरियल का विवरण लिखेंगे, कौन सा मटेरियल है, किस कलर का है, क्या साइज़ है. ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे. जिस प्रकार की इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं. नेक्स्ट है लोकेशन. कौन से गोडाउन में रखा हुआ है, यानी उसकी लोकेशन क्या है. राइट साइड देखिए आप मैक्सिमम क्वांटिटी. जब हमने लेवल्स पढ़ा था उसमें मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल ये देखा था हमने. तो मैक्सिमम लेवल यानी मैक्सिमम उसकी कितनी क्वांटिटी रखी जाती है. और नेक्स्ट है मिनिमम क्वांटिटी. उसकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए. और ऑर्डरिंग क्वांटिटी मीन्स रीऑर्डर लेवल. इस लेवल पर पहुंचते ही कंपनी रीऑर्डर यानी और परचेज करने के लिए ऑर्डर देती है. तो ये तीनों मेंशन करेंगे यहाँ. उसके बाद हम देखते हैं स्टोर्स लेजर में डेट, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो उसकी एंट्रीज डेट वाइज करेंगे. इसी प्रकार इशू करते हैं उसकी एंट्री भी डेट वाइज करेंगे. तो आप देखिए, पहले हम डेट लिखेंगे. फिर रिसिप्ट साइड देखिए. रिसिप्ट साइड में सबसे पहले गुड्स रिसिप्ट नंबर. मैंने आपको बताया कि परचेज डिपार्टमेंट द्वारा भेजा गया गुड्स रिसिप्ट नोट, यानी उसका नंबर लिखेंगे कि परचेज डिपार्टमेंट ने कौन से गुड्स रिसिप्ट नोट के अंतर्गत ये माल भेजा था. तो ये रिसिप्ट नंबर यहाँ लिखेंगे. फिर है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, यानी कितनी क्वांटिटी आई, उसकी रेट क्या थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी. ये हम रिसिप्ट साइड एंट्री कर देंगे. जब भी माल हमको यानी स्टोर्स लेजर में एंट्री करते हैं, जब भी माल रिसीव होता है, प्राप्त होता है, तो यहाँ एंट्री करेंगे रिसिप्ट साइड. और फिर इशू और बैलेंस. बैलेंस में सबसे पहले हम 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं. उसके बाद रिसिप्ट साइड को ऐड करते हैं और इशू को लेस करते हैं, तो नेक्स्ट बैलेंस आ जाएगा. अब हम देखते हैं इशू में क्या लिखेंगे.
इशू में सबसे पहले लिखेंगे रिक्विजिशन नोट नंबर, यानी SR नंबर लिखा है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो भंडारण डिपार्टमेंट है वह मटेरियल रिक्विजिशन नोट देता है, तो उसका नंबर यहाँ लिखेंगे। जो भी डिपार्टमेंट माल मांगेगा, है ना, मटेरियल जो मांगेगा यानी जिसको इशू कर रहे हैं, तो वो पहले रिक्विजिशन देगा, यानी मांग पत्र देगा कि उसको इतना क्वांटिटी में चाहिए। तो ये स्टोर डिपार्टमेंट उसको इशू कर रहा है, तो उस नोट के आधार पर कि कितनी क्वांटिटी उसने मांगी है और कितनी इशू कर रहे हैं, तो वह मटेरियल रिक्विजिशन नोट नंबर लिखेंगे। फिर जितना उसको इशू कर रहे हैं, यानी प्रोडक्शन जब करते हैं तो मशीन पर रॉ मटेरियल चाहिए, तो स्टोर डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल इशू कर रहा है, तो इशू जितनी क्वांटिटी कर रहा है वह क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे, और कौन सी रेट वाला इशू कर रहा है वो लिखेंगे, और अमाउंट। तो यहाँ जो इशू में रेट लिखेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसिप्ट में तो मटेरियल को कॉस्ट प्राइस पर लिखते हैं जितने में परचेज़ किया था, लेकिन इशू साइड में मटेरियल को किस मूल्य पर लिखें यह मैनेजर के डिसीजन पर निर्भर करता है। और इशू मटेरियल को इस लेजर में दर्ज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसको हम बोलते हैं इशू प्राइस ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल को किस प्राइस पर इशू कर रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, यानी जब मटेरियल इशू करते हैं तो कौन से मेथड्स को यूज करते हुए प्राइस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स, फीफो लीफो अभी हम देखते हैं। तो पहले हम स्टोर्स लेजर समझ रहे थे। सबसे पहले रिसिप्ट लिखा, फिर इशू लिखेंगे, और इशू की रेट के लिए हम मेथड्स यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, लीफो फीफो एवरेज वेटेड एवरेज स्पेसिफिक बेस स्टॉक स्टैंडर्ड प्राइस, तो हम आगे समझेंगे उसको। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग जो इशू प्राइस आएगी वो यहाँ रेट में लिखेंगे, और क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस में रिसिप्ट ऐड करते हैं और इशू लेस करते हैं, तो नेक्स्ट बैलेंस आ जाएगा। उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ये था स्टोर्स लेजर, जिसमें हम रिसिप्ट, इशू और बैलेंस की एंट्री करते हैं। अब हम देखते हैं जो इशू में जो रेट लिखना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर प्राइसिंग, यानी इशू की प्राइस के लिए इतने मेथड्स हैं। तो फॉर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स इश्यूज, तो आप देखिए ए पॉइंट में दे रखा है कॉस्ट प्राइस मेथड, यानी जितने में ख़रीदते हैं उतनी प्राइस लेंगे हम, लेकिन मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो जाएगी। तो फीफो मेथड, लीफो मेथड, स्पेसिफिक प्राइस मेथड, बेस स्टॉक मेथड और हीफो मेथड। नेक्स्ट बी पॉइंट में देखिए आप एवरेज कॉस्ट मेथड। इनमें हम क्या करते हैं, एवरेज निकालेंगे। तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। इसमें और भी आते हैं, परपेचुअल एवरेज मेथड भी आता है, वेटेड परपेचुअल एवरेज मेथड भी आता है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है सी पॉइंट स्टैंडर्ड प्राइस मेथड एंड लास्ट इन्फ्लेक्टेड प्राइस मेथड। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फीफो और लीफो। ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आगे इजी वे में समझ में आ जाएगा आपको। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं आज थ्योरेटिकल कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड क्या होता है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नाम से क्लियर है। फर्स्ट इन, जो पहले आया वह मटेरियल पहले इशू होगा। फर्स्ट आउट
यानी जो फर्स्ट इन हुआ पहले आया वही फर्स्ट आउट पहले बाहर जाएगा। यानी रिसिप्ट में जो पहले होगा उसी में से हम पहले इशू करेंगे, आउट करेंगे, उसको हम बोलते हैं फीफो, प्रथम आगमन और प्रथम निर्गमन मेथड विधि। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में ये मान लिया जाता है कि जो सामग्री पहले आई थी इशू के समय वही पहले जा रही है। तो इस मेथड के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है? यह विधि एक तो समझ में आसानी से आ जाती है, दूसरा यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि जो पहले आने वाली सामग्री ही पहले गई है। यह विधि अधिक तर्क संगत है। क्यों? क्योंकि इसकी मान्यता यह है कि सामग्री को जिस क्रम में, जिस सीरियल नंबर में खरीदा गया है उसी क्रम में इसका कंज्यूम हुआ है। नेक्स्ट है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नाम से क्लियर है, जो लास्ट में रिसिप्ट हुई है उसको हम पहले इशू कर रहे हैं, यानी अंतिम आगमन और प्रथम निर्गमन। तो यह विधि बिल्कुल फीफो से विपरीत है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि जो सामग्री बाद में प्राप्त हुई है वह पहले निर्गमित की गई है, उसी प्रकार इसकी प्राइस, इशू प्राइस कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड के क्या क्या बेनिफिट है? सामग्री का जो वर्तमान मूल्य है निर्मित वस्तु यानी फिनिश गुड्स में, उसकी लागत में वह उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। मतलब जो करंट प्राइस है वही प्राइस फिनिश गुड्स में शो होगी। जहाँ सामग्री को उत्पादन में प्रयोग करने से पहले मैच्योर किया जाए यानी परिपक्व किया जाए, वहाँ यह विधि अधिक प्रभावी है। यह विधि बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस से अधिक नज़दीक है। अतः मार्केट प्राइस के अपनाने से प्राप्त होने वाले लाभ इस विधि से प्राप्त हो जाते हैं। ये विधि भी फीफो की तरह ही ईजी है। आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और प्रैक्टिस करेंगे आप भी, साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।